हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, नैंसी हियर। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 के बारे में। नीट 2024 हमें पता है कि कुछ ही महीनों में आने वाला है, दैट इज़ मई में हमारी एग्ज़ाम है। एनटीए ने डेट रिलीज़ कर दी है, सारी चीज़ें हमें पता है। अभी हम वेट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन फॉर्म के आने का। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, फिर उसको फिलअप करना है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी नीट की प्रिपरेशन के लिए। हर साल बहुत बच्चे जिनको ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में गलती की वजह से एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं हो पाता, उनको खुद को प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता है, ना ही एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। तो उन्हें वापस से एक साल वेट करना पड़ता है और फिर वापस से नीट 2025 उन्हें देनी पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका एक साल बिगड़े, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे नीट 2024 के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न, उसकी एग्ज़ाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स और जो भी नए रूल्स आए हैं हमारे पास उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस बार कुछ नए रूल्स भी हैं, कुछ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम डेट इज़ रिलीज्ड, ये चीज़ तो हमें पता है, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम डेट है हमारी 5 मई 2024, ये है हमारी एग्ज़ाम डेट। ये मुझे भी याद है, हमारी नीट 2023 हुई थी 7 मई को, और अभी नीट 2024 हो रहा है 5 मई को। तो हमेशा एग्ज़ाम मई में ही होती है। तो अभी आप लोगों को एग्ज़ाम का डेट मिल चुका है, तो आप लोगों की प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग होगी। आप लोग बहुत ज़ोरों शोरों से उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमारे पास बस 5 महीने हैं, पूरे 5 महीने भी नहीं रहे हैं अभी हमारे पास। वी कैन से 4.5 months फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो बहुत ही कम टाइम है, इसलिए एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं। जितनी थरली आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उतनी थरली, उतने ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आइए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम ओवरऑल कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे पहले तो ये है कि एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट तो मैंने आप लोगों को बता ही दी, दैट इज़ 5 मई 2024। हर बार जिस टाइम पे हमारा नीट होता है उसी टाइम पे है, ना ही जल्दी इन लोगों ने नीट 2024 रखा है, ना ही कोई डिले हुआ है। धीरे धीरे सारी चीज़ें टाइम पर होती जा रही है। जैसे कि पहले कोरोना के टाइम पे काफ़ी लेट हुआ था नीट, इस बार टाइम पर है। नीट 2023 भी टाइम पर हुआ था और ये भी सेम टाइम पर है। सेकंड इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। पहले हम नीचे बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। दूसरा कि न्यू रूल्स, कौन से न्यू रूल्स आए हैं, कौन सी न्यू मेथड आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात में आती है हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। सबसे पहले तो बात ये आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म है क्या। एप्लीकेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहाँ से आप नीट में बैठने के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसे तो कोई भी जाके नीट के एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकता है, वहाँ पर आपका चेकिंग होता है, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, देखते हैं कि आप वैलिड एलिजिबल स्टूडेंट हो कि नहीं। कोई भी बच्चा जाके वहाँ पर नहीं बैठ सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म हमारा सबमिट होता है ऑनलाइन। यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई आपको ये चीज़ आके बोल रहा है कि हम ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर दो, हम उसको ले लेंगे, हम उसको काउंट कर लेंगे, इट इज़ वैलिड, तो ये गलत चीज़ है। मत मानना उस चीज़ को। जो भी फॉर्म फिलअप होते हैं नीट के, वो सारे ऑनलाइन होती है। बहुत ही कम प्रोसीजर्स ऑफलाइन होती है, और वो कौन सी होती है उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगी। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होता है, अभी बात आती है कि डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म की, कब ये एप्लीकेशन फॉर्म हमें फिलअप करना है। तो वैसे तो डेट वही ऑफिशियल मानी जाती है जो कि एनटीए रिलीज़ करता है। सारी चीज़ें नीट के रिलेटेड वही ऑफिशियल मानी जाएगी जो पहले एनटीए बोलेगा। अगर एनटीए बोलेगा ये हमारा सिलेबस है तो वो सिलेबस माना जाएगा। अगर एनटीए बोलेगा कि ये डेट में एग्जामिनेशन है तभी वो मानी जाएगी। तो अभी एनटीए ने तो कोई डेट रिलीज़ नहीं करी है, लेकिन हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म की डेट होगी 24 जनवरी। जी हाँ, आपने सही सुना, 24 जनवरी। आज हो रही है 14 जनवरी।
और तो मतलब ये कि 10 दिन बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की डेट शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप फिलअप कर सकते हो। कोई घबराने की बात नहीं है। लास्ट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी एंड ऑफ मार्च स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, इस बार थोड़ा सा जल्दी हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जल्दी हुआ है, बस हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ चीज़ें तैयार करके रखनी है, बिकॉज हमें बहुत कम टाइम मिलेगा उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। कौन सी चीज़ें हैं वो? सबसे पहली बात तो वेबसाइट, कहाँ पर मिलेगा, हमें कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट पे ये फॉर्म भरना है, तो हमें एनटीए की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। एनटीए की वेबसाइट होगी, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो वो वेबसाइट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी मेरी टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद बात आती है एलिजिबिलिटी, कौन कौन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नीट दे सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एप्लीकेशन फॉर्म में देने हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे सोर्सेज के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू ये चीज़ बाहर आई है कि 24 जनवरी को होने वाला है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, वो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है नीट 2024 के लिए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो कि हम देखेंगे दैट इज़ एज लिमिट। आप कितने साल के होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हो पाओगे नीट 2024 के लिए। तो आप लोगों को 17 साल का होना चाहिए। अगर आप 17 साल के हो, आपके 17 साल कंप्लीट हो चुके, तभी आप नीट 2024 में एडमिशन, नीट 2024 की एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, आपको 17 साल का होना है, लेकिन बिफोर 31 दिसंबर 2024। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 31 दिसंबर 2024 यानी कि इस साल 31 दिसंबर से पहले अगर आपका 17 साल ख़त्म हो रहे हैं, आप 17 साल के हो जा रहे हो, तभी आप नीट 2024 के लिए बैठ सकते हो। अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपके 17 साल कंप्लीट नहीं हो रहे। तो अभी ये तो हमारी होगी लोअर लिमिट, ये थी हमारी लोअर लिमिट कि आपको 17 साल का होना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। लेकिन अभी बात करते हैं अपर लिमिट की, कि आपकी कौन सी मैक्सिमम एज है तब तक आप नीट दे सकते हो। लोअर लिमिट तो 17 हो गई, लेकिन अपर लिमिट की मैं अगर बात करूं तो अपर लिमिट इज़ नॉट डिफाइंड। हमारी कोई अपर लिमिट दी ही नहीं गई है। आप कोई भी एज के हो, 30, 40, 50, आप नीट 2024 के लिए अपीयर हो सकते हो, आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, डजेंट मैटर आप कितने भी साल के हो। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो अभी हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ हमारे कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए 11th और 12th में, या फिर अपने डिप्लोमा में। हमारे कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए 11th, 12th और इन डिप्लोमा, ताकि हम नीट 2024 में जाकर बैठ पाए। तो सब्जेक्ट सबसे पहला आता है इंग्लिश, सेकेंड इज़ बायोलॉजी या तो बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में से कोई भी एक होगा चल जाएगा। फिर बात आती है फिज़िक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं तो हम नीट 2024 में बैठ पाएंगे। और अभी इसमें एक नया रूल आया है जो कि आप लोग देख सकते हो। क्या है वो नया रूल? पहले तो ये चीज़ थी कि हमें नीट 2024 में बैठने के लिए बायोलॉजी या तो बायोटेक्नोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों हमारे मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए, राइट। ये अगर तीनों हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं तभी हम नीट 2024 में बैठ पाएंगे। अभी एक नया रूल आया है कि अगर हमारे मेन सब्जेक्ट्स में PCM है, PCM यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये हमारे 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, और एडिशनल में हमारे पास बायोलॉजी है, तभी हम नीट 2024 के लिए एलिजिबल है और हम बैठ सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अगर एडिशनल में भी बायोलॉजी है, अगर बायोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम नीट 2024 में बैठ सकते हैं और इसके लिए हम एलिजिबल हैं। तो कोई भी मैथ्स वाला बच्चा भी बैठ सकता है नीट 2024 के लिए अगर उसका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है तो ये था नया रूल। और अभी और आगे ऐसे नए रूल्स आएंगे, तो पूरा देखिएगा वीडियो ताकि आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। सो थर्ड फैक्टर इज़ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड। सच हमारी 12th की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है नीट में, लेकिन कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, कुछ क्वालिफाइंग परसेंटेज होता है जो कि हमें स्कोर करने पड़ते हैं 12th में, ताकि हम नीट में बैठ पाएँ और एलिजिबल हो पाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए हमें 12th में होने चाहिए 50%, OBC SC ST स्टूडेंट्स को 12th में लाने हैं 40%,
और PWD स्टूडेंट्स को लाने हैं 45%। अगर आपके इतने मिनिमम परसेंटेजेस हैं तभी आप नीट में बैठ पाओगे, उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नीट 2024। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो, तो दैट इज़ अनलिमिटेड। आप कितने भी ड्रॉप्स ले लो, 5th ड्रॉप, 6th, 7th, 8th, 9th, कितने भी ड्रॉप्स ले लो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। हमने ऊपर की जो हमने क्राइटेरिया पढ़े, एज लिमिट, सब्जेक्ट्स, हमारे मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, अगर ये सारे फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स में आप एलिजिबल हो, आप पास कर जाते हो इन फैक्टर्स को, तो कितने भी अटेम्प्ट दे दो हर साल, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप कितने भी ड्रॉप चाहे लेना चाहो आप ले सकते हो, ठीक है। तो द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ नेशनलिटी। हमारी क्या नेशनलिटी होनी चाहिए तभी हम नीट 2024 में बैठ सके। दैट इज़ इंडियन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स, NRI, PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आई होप मैंने जो यहाँ पर आपको लिखा है वो बोर्ड में आपको दिख रहा है। तो ये 5 अगर लोग, इंडियन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स, NRI, PIO, OCI, ये सब लोग एलिजिबल है नीट 2024 के लिए। अगर आप उसके पहले वाले फैक्टर्स यानी कि मिनिमम मार्क्स, सब्जेक्ट्स एंड एज लिमिट वाले फैक्टर्स को पास करते हैं, वहाँ पर अगर आप एलिजिबल है तो आपकी नेशनलिटी अगर इनमें से कोई भी एक है तो आप नीट 2024 के लिए बैठ सकते हैं और आप एलिजिबल है। यहाँ पे तो ख़त्म होता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पर जाके सबमिट करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे वहाँ पे फॉर्म में अपलोड करने के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा जो कि हमें अपलोड करना है। तो लेकिन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में कुछ कंडीशंस होती है जो कि हमें फॉलो करनी है। दैट इज़ हमारा 80% फेस दिखना चाहिए फ़ोटोग्राफ में, 80% फेस दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस दिखना चाहिए हमारा। फिर हमारे ईयर्स दिखने चाहिए पूरे के पूरे। ऐसा नहीं है कि कुछ कवरेज है, कुछ टोपी पहनी है या कुछ पहना है, ईयर्स दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। हमें कोई सनग्लासेस नहीं पहनने, आंखें हमारी दिखनी चाहिए। नॉर्मल ग्लासेस अलग होते हैं जो कि आप चश्मे वाले पहनते हो, वो चीज़ अलग है, सनग्लासेस अलग है। नॉर्मल चश्मे वाले आप पहन सकते हो लेकिन सनग्लासेस या ऐसी चीज़ें जो कि आपकी आँखों को ढक दे वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फिर आता है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। इसके भी डायमेंशंस हैं, इसके भी साइज़ है, कुछ साइज़ कंप्रेस करके डालने पड़ेंगे। फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में उसे हमें अपलोड करना है, जो कि आपको मैं एट दी एंड ऑफ द वीडियो पूरा PDF प्रोवाइड कर दूँगी। अब वहाँ पे जाके साइज़ और फॉर्मेट भी देख सकते हो। तो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अपना होना चाहिए। सेम रूल्स जो कि पासपोर्ट साइज़ में थे वही के वही पोस्ट कार्ड साइज़ में फॉलो होता है। वाइट बैकग्राउंड, 80% ईयर्स, सनग्लासेस, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर सिग्नेचर, हमारी सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे करी होनी चाहिए, उसका फ़ोटो लेके हमें अपलोड कर देना है। और ध्यान में रखना है कि वही सिग्नेचर आगे काम आएगी, तो हम ध्यान से सोच समझ के हमारी सिग्नेचर करें। फिर बात आती है PWBD सर्टिफिकेट। अगर हम PWD कैटेगरी से हैं तो हमें उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। आपको कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि मैं भाई इस कैटेगरी से हूँ, मैं यहाँ पे बिलोंग करता हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट हमें चाहिए रहेगा। अगर आप PWD कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके रिजर्वेशन मिलेंगे, तभी आप काउंट किए जाओगे PWD कैटेगरी में। और अगर नहीं है तो अभी भी हमारे पास टाइम है, तो आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लें, ठीक है। इसका क्या फॉर्मेट है, क्या साइज़ में चाहिए, क्या डायमेंशंस, वो सारी चीज़ें आपको लास्ट PDF में डिटेल्स में मिल जाएगा। फिर बात आती है लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपका जो लेफ़्ट हैंड है, ये जो आपका लेफ़्ट हैंड है, उसका जो थंब इम्प्रेशन है वो एक प्लेन पेपर पे करना है, उसका फ़ोटो लेना है, उसको स्कैन करके हमें एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है, सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। फिर बात आती है क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट।
क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है। आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट था, जो भी रिज़ल्ट आया था, वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अभी बात आती है कि 12th इंपॉर्टेंट होता है हमारे नीट के लिए, तो हम लोगों को 10th का पासिंग सर्टिफिकेट क्यों मंगवा रहे हैं? ये इसीलिए मंगवा रहे हैं बिकॉज़ अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि पता है 24 जनवरी एक्सपेक्टेड डेट है, या फिर एंड ऑफ जनवरी या तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। तो तब तक तो आपका 12th हुआ नहीं होगा, तब तक तो हमारा रजिस्ट्रेशन भी 12th का नहीं शुरू हुआ होगा, एग्ज़ाम नहीं होगी, तो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो इसलिए 12th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए हमसे मंगवा रहे हैं हमारा क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। ये आपके पास होना चाहिए, इसको हमें अपलोड करना है। फिर बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कैटेगरी जैसे कि EWS, OBC, SC, ST, ये सारी कैटेगरी से आपको बिलोंग करते हो, तो आप कैटेगरीज़ का कुछ रिजर्वेशन होता है, आप लोगों के लिए कुछ कट ऑफ कम होता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट आके ये बोल रहा है कि भाई मैं SC कैटेगरी से हूँ, ST कैटेगरी से हूँ, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको देना पड़ेगा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि आप SC से हो, ST से हो, जनरल EWS से हो, कि आपकी क्या कैटेगरी है। अभी जनरल वाले स्टूडेंट्स जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, उन स्टूडेंट्स को कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट के ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट। हमने देखा था सिटीज़नशिप में हम लोगों ने देखा था NRI है, फॉरेन नेशनल्स है, इंडियन नेशनल्स है, OCI है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। नेशनलिटी, ये सारे स्टूडेंट्स, अगर नेशनलिटी हमने देखी थी, तो अगर आप NRI हो या फिर आप कोई भी OCI हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं हुआ है, अगर आप लोगों के पास अभी भी नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स तो बनवा लें। और फिर बात आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ हमारा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम सर्टिफिकेट, वाई इनकम सर्टिफिकेट? अभी इनकम सर्टिफिकेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि आप जनरल EWS से हो, तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि आपकी पर एनम इनकम क्या है। इनकम सर्टिफिकेट इज समथिंग जिससे पता चलेगा कि आप सच में जनरल EWS में आते हैं या नहीं आते। EWS इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS का कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आता है और इनकम सर्टिफिकेट से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास अभी नहीं है तो आप बनवाने दे दीजिए, और अगर बनवा नहीं सकते, अगर टाइम पर नहीं बनता इनकम सर्टिफिकेट, तो आप देखेंगे कि फॉर्म के ऊपर एक बाजू में ऑप्शन होगा जहाँ पे आप अपना अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हैं। व्हाट इज़ अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंग में आप ये लिख सकते हैं कि मैंने गवर्नमेंट में अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने दिया है, वो जब बन जाएगा तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, चूँकि आपको ऑफलाइन जाकर हेल्प सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वहाँ पर, या फिर एग्ज़ाम के बाद एडमिशन के टाइम पर सबमिट कर दूँगा या कर दूँगी। ये ऐसा अंडरटेकिंग आप लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो ये ऐसा अंडरटेकिंग आप लिख के सबमिट कर सकते हैं, तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो फॉर्म है वो पास आउट हो जाएगा, वो लोग उसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि अगर आप एडमिशन के टाइम पर फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं सबमिट कर पाते, जो कि आपने बोला था कि आप क्लेम करते हैं, आपने बनवाने दिया है, तो अगर आप वो सबमिट नहीं कर पाते तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ आप चूज़ करते हैं, कोई भी कैटेगरी अगर आप चूज़ करते हैं, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट में आप ये चीज़ें बोलते हैं या सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट है, तो ध्यान से चूज़ करें, कोई भी गलत चीज़ ना चूज़ करें। बिकॉज़ एट दी एंड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं मिला या गलत मिला तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। सारी मेहनत, सारी आपकी जो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन थी, सारे पे पानी फिर जाएगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग्स। और
तो अभी हमने फॉर्म भर दिया, हमने हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन एक ये चीज़ जो कि हम पेपर में भी करते हैं, दैट इज़ जल्दीबाजी। हम लोग बहुत जल्दी पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर पता चलता है ये तो गलत पढ़ लिया। वैसे सेम चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म में भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि जल्दी में गलत इन्फॉर्मेशन लिख दी। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। धीरे से 6 बार 5 बार हमें पूरा फॉर्म एक बार देखना है कि कोई चीज़ हमने गलत तो नहीं लिखी है, कोई वर्ड गलत नहीं लिखा है। तो लेकिन फिर भी अगर हमसे गलती कोई हो जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम सबमिट करने के बाद एडिट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो उसकी लिस्ट की बात करते हैं। तो अनएडिटेबल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम फॉर्म में एक बार सबमिट करने के बाद नहीं बदल पाएंगे, दैट इज़ कैंडिडेट नेम। आपने जो नाम रखा है अंदर वो आप नहीं एडिट कर पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कैंडिडेट नेम हमें क्या रखना है। कैंडिडेट नेम आपका वो होना चाहिए जो कि आपकी मार्कशीट में है। 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसमें जैसा आपका नाम लिखा है वैसा सेम फॉर्मेट में आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके 10th और 12th की मार्कशीट में आपके पापा का नाम नहीं लिखा है तो आप पापा का नाम अपनी नीट की मार्कशीट में भी नहीं लिखोगे। अगर आधार कार्ड में पापा का नाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भी फिर मार्कशीट में पापा का नाम ऐड कर दोगे। वही सेम नेम ऐड कर लिखना है जो कि आपके 10th और 12th की मार्कशीट में लिखा गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आगे पीछे ईयर हो गया तो वो नहीं एडिट कर पाओगे। फिर बात आती है जेंडर, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसीलिए बिकॉज आपको जो भी इंफॉर्मेशन आएगी एनटीए के थ्रू, आपको जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे कि भाई ये हो गया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर आएगी। अगर आपको फॉर्म में लॉगिन भी करना है तो वो भी आप अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो, ठीक है। तो हमें ईमेल और मोबाइल नंबर वो रखना है जो कि हमारा फाइनल है, जो कि हमारा जब तक हमारा एडमिशन नहीं हो जाता है और एडमिशन के बाद भी वो नंबर हमारे पास रहना चाहिए। तो सोच समझ के अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा। फिर बात करते हैं परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यानी कि वो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे दिया गया है या फिर आपके किसी भी आइडेंटिटी कार्ड पे दिया गया है। एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस यानी कि जो कि आपके आधार कार्ड राशन कार्ड पे दिया गया है, प्रेजेंट यानी कि जहाँ पर आप अभी रहते हैं। तो परमानेंट एड्रेस आप अपना एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस आप एडिट कर सकते हैं बिकॉज वो चीज़ें कभी कोई हो सकता है कि आप 2 महीने बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएँ, तो वो चीज़ें आप अपनी एडिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एडिटेबल। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप एडिट कर सकते हैं। वो है अपना कैटेगरी। आप अपनी कैटेगरी बदल सकते हो, जनरल, SC ST। कोई अपनी कैटेगरी बदल भी रहा हो तो यहाँ पर आप जाके कैटेगरी अपनी फॉर्म में बदल सकते हो। फिर बात आती है चॉइस सिटी। सिटी की जो भी है आप अपनी सिटी बदल सकते हो। फिर बात आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज आप हमें पता है कि नीट बहुत सारी लैंग्वेजेस में अभी हम दे सकते हैं, हिंदी में, गुजराती में, बहुत सारी इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। तो आपको अपनी अगर एग्ज़ाम का लैंग्वेज बदलना है तो वो भी आप बदल सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी आप एडिट कर सकते हो, अपनी पेरेंट्स की डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी आपने अगर डॉक्यूमेंट बदले हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ऑनलाइन होता है। अगर वहाँ से ऑनलाइन में वो लोग आपको बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चांस दिया जाता है कुछ दिनों का कि आप डॉक्यूमेंट में अपडेट करें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको सुधार दें, ठीक है। फिर वहाँ से पास होता है, उसके बाद एक ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होता है। ये सारी चीज़ें, हेल्प सेंटर पे जाना, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, ये मैं तब आपको बताऊंगी जब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा। तब मैं आपको ईजिली स्क्रीन शेयर करके फॉर्म भी कैसे फिलअप करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये तो थी हमारी सारी अनएडिटेबल और एडिटेबल चीज़ें जिसको हमें ध्यान में रखना है। और इस वीडियो को ध्यान से सेव कर ले ताकि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म हमारा बाहर आता है आप लोग इन सारी चीज़ों को वापस से एक बार रिव्यू कर सके। और या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप एक बार, मैं साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। मैं वापस से एक और वीडियो तो बना ही दूंगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें दिमाग में रखना बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो चीज़ आती है दैट इज़ रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली।
ये क्योंकि हम लोग, मैंने पहले ही बोला था, हम हमारी एनसीईआरटी कितने कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, कितना थरली पढ़ते हैं। वैसे अपना पूरा इंस्ट्रक्शंस भी केयरफुली पढ़ना। एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले दी गई होगी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही फॉर्म बाहर आ जाएगा। उसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको वो पढ़ के समझा भी दूँगी, लेकिन एक चीज़ एक बार आप अपने तरीके से भी पढ़ना। उस चीज़ को 10-15 मिनट निकाल के उसको पढ़ लोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। उसको ध्यान से एक बार पढ़ना, ताकि आगे जाके फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। उसके बारे में बात आती है चेक डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो तो वो वहाँ पर आपको कुछ टाइम देते हैं कि आप उसको वापस से अपलोड कर पाओ, सुधार पाओ। लेकिन हमें पहले से ही ध्यान रखना है कि हम हमारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको पूरा अच्छे से चेक कर लेना, फॉर्मेट देख लेना कौन से फॉर्मेट में सबमिट करना है, और बाकी सारी चीज़ें। फिर बात आती है फिल फॉर्म ऑन योर ओन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बाहर जाके साइबर कैफ़े में जाकर अपने फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि ये कोई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कभी कभी उन लोगों के पास बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, तो ऐसे चांसेस हैं कि वो किसी और की डिटेल किसी में लिख दे या फिर कोई गलती कर दे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि घर पे बैठे बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे, उसको रेफ़र करके अपना फॉर्म खुद भरिएगा। कोई डाउट है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आई विल सॉल्व योर डाउट, लेकिन खुद से फिलअप करने का एक बार ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद बात आती है चेक डिटेल्स मोर देन ट्वाइस बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अभी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी है जो एक बार सबमिट करने के बाद हम फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे, और अगर गलत हो गई वो चीज़ें तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सबमिट करने से पहले मोर देन ट्वाइस अपनी डिटेल्स को चेक करिएगा, देखिएगा कि सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। फिर बात आती है डू नॉट फिल इमीडिएटली अपना फॉर्म फिलअप मत कर दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म जैसे ही बाहर आया उसके दूसरे सेकंड फॉर्म फिलअप करना शुरू कर देते हैं। रेफर द वीडियोज़, लोगों को देखो कि वो लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1-2 दिन रुको, 3-4 दिन देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना। अदरवाइज़ एक बार सबमिट हो गया, रिजेक्ट हो गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर सीधा आपको वेट करना पड़ेगा नीट 2025 के लिए, और नीट 2024 आपका हो जाएगा कैंसिल। तो इन सारी चीज़ों का एक बार ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि फॉर्म भरने के टाइम पे आपको आता है एक एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आपका फॉर्म का फ़ी होगा, जिसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट आप बहुत तरीके से कर सकते हो, या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, UPI कर सकते हो, कुछ भी बहुत सारे पेमेंट मेथड्स होते हैं जिससे आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी होगी वो मैं आपको जैसे ही फॉर्म बाहर आएगा सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। लेकिन फॉर्म की फ़ी भी होती है, और ऑनलाइन पेमेंट मेथड आप अपने पास अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भी करवा लीजिएगा, बिकॉज़ ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ऑफलाइन आप नहीं कर पाओगे। और ऑफलाइन अगर कोई बोलता भी है कि हम ऑफलाइन करवा देते हैं आइए, तो वो चीज़ वैलिड नहीं है। सारी चीज़ें होगी हमारी ऑनलाइन। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई नीट 2024 की डिटेल्स के बारे में। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दी गई है, और जो भी PDF मैंने आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाएं वो सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, अब वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।